अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास अगेन स्टार्ट करते हैं। होप सो आपकी क्लासमेट्स ने ज्वाइन कर लिया। अरूज जी ज्वाइन हो गए हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करनी है। आज क्योंकि क्लास दोबारा से स्टार्ट हो रही है, मैं बता रही थी कि हमने फेमिनिज़म लास्ट लेक्चर में कवर किया था। फेमिनिज़म का मतलब होता है वो सारी आपकी मूवमेंट्स। बेटा आप आ रही है मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? मुझे तो आपकी ठीक आ रही है। ठीक है, वो शायद कोई मसला होता है ना, दरमियान में से हल्की हल्की कट जाती है। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था उसमें हमने फेमिनिज़म पढ़ा था। आज हमने फेमिनिज़म की टाइप स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम लिबरल फेमिनिज़म पढ़ेंगे। लिबरल फेमिनिज़म का मतलब होता है, लिबरल का मतलब होता है आज़ाद ख्याल होना, मतलब हर के एक के पास फ्रीडम ऑफ स्पीक, फ्रीडम ऑफ थॉट हो कि सोसाइटी में हर इंडिविजुअल के पास इतना राइट हो, इतनी फ्रीडम हो कि वो किसी भी बारे में, किसी भी मसले पे कुछ भी कह सकता हो। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट्स होती थी जो कि अब आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में ये लिमिट्स ख़त्म हो गई हैं। जैसे अभी मुसलमानों में, पाकिस्तान में बहुत हंगामे हुए हैं क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। ये भी एक टाइप की लिबरलिज़म ही है कि हर इंसान के पास इतना राइट होता है कि वो मुंह उठा के किसी भी मज़हब, किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ को खुलेआम पब्लिक में डिस्कस कर सकता है। उसको हम इन शॉर्ट कह लें कि लिबरल कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने लिबरलिज्म पढ़ना है, लिबरल फेमिनिज्म पढ़ना है कि किस तरह जो लिबरलिज्म थे उसने फेमिनिज्म को और रेस किया था ताकि औरतों के हकूक़ पे ज़्यादा बात की जा सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से पहले ज़्यादातर जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी, मतलब जो ज़्यादा राइट्स थे वो मेल को मिलते थे क्योंकि मेल वो वाहिद एक आपके पास सोर्स था फैमिली के इनकम का, इसलिए ज़्यादा राइट्स भी और ज़्यादा डिसीजन पावर भी मेल के पास होती थी। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई है तो ये शिफ्ट होना शुरू हो गई थी। 16th सेंचुरी में वो उसने बताया कि क्लासिकल लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ था। जो लिबरलिज्म है उसने क्या करना शुरू कर दिया था, इनलाइटमेंट हो गई थी आपकी थॉट्स की, कि आप मॉडर्निटी के साथ चलना शुरू हो गए थे। आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी थॉट्स में मॉडर्निज्म लेके आ गए थे कि अगर मेल के पास राइट्स हैं तो वुमेन को भी उसी के इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये जो मेन इसमें इमर्जेंस हुई थी लिबरल फेमिनिज्म में वो 17 और 18 सेंचुरी हुई थी वेस्टर्न यूरोप में, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था हमारा अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका से फिर यूरोप में ज़्यादा फैल गया था। तो जहाँ पे रेवोल्यूशन ज़्यादा आया था, जहाँ पे मॉडर्निटी जल्दी आ गई थी टेक्नोलॉजी की वजह से, वहाँ पे ज़्यादा लिबरलिज्म आ गया था, वहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास राइट्स आ गए थे, ख़ास तौर पे फीमेल के पास, कि वो इसमें जो लिबरल फेमिनिज्म था इसने ज़्यादातर औरत के हकूक़ के लिए बात की थी कि औरत को इतने राइट्स होने चाहिए कि वो अपने बारे में, अपने इवन मैरिड शादी होने के बाद भी वो खुद ये डिसीजन कर सके कि उसने अपने बच्चों की जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है उसने कितने होंगे उसके, मतलब औरत ने 2 बच्चे लेने हैं, 3 बच्चे लेने हैं, ये सारे का सारा राइट सिर्फ़ फीमेल के पास होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन का जो मेन सोर्स है वो औरत ही है। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो बेसिक जो इसकी टेंट्स थे, जो बेसिक इसके मेजर इसके जो कॉन्सेप्ट थे कि किन किन चीज़ों पे काम होना चाहिए, वो लिबरल फ़िलासफ़ी के वो फॉलोइंग्स थे कि इंडिविजुअल राइट्स पे उन्होंने बात की थी कि प्रॉपर्टी में औरत को राइट मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेन सोर्स था वो मेल था, लेकिन फिर इस लिबरल फेमिनिज्म के स्टार्ट होने के बाद इंडिविजुअल के राइट्स पे बात करने लग गए थे। फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसे मैंने पहले भी बताया, फ्रीडम ऑफ थॉट्स,
فریڈم آف تھنکنگ، فریڈم آف اسپیکنگ، یہ سارے اس کے مین کنسیپٹ تھے جو کہ لبرل فیمنزم سے سٹارٹ ہوئے تھے۔ پھر نیکسٹ ہے کرٹیک آف ریلیجن، کہ مطلب آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے، آپ دوسرے ریلیجن پہ بے وجہ کرٹیک کر سکتے ہو۔ یہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، یہ لبرل فیمنزم کی ہی ایک ایگزامپل ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں عورتوں نے گستاخی نہیں کی بلکہ مردوں نے گستاخی کی ہے۔ جس نے یہ الفاظ کہے تھے وہ میل تھا، اس لیے یہ فیمنزم نہیں ہے، لیکن یہ ٹائپ لبرل کی ہی ہے۔ لبرلزم میں ہم کسی بھی بارے میں کھل کے اپنے خیالات کو اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگلے لوگوں کی جو فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوں گی یا اگلوں کی ایموشنز ہرٹ ہوں گے، اس بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ نیکسٹ ہے، اس میں سائنس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ریلیجن کے کمپیریزن میں۔ نیکسٹ کمٹمنٹ ہے سوشل چینج پہ یا سوشل پروگریس پہ۔ جو سائنس ہوتی ہے وہ مین ریزن ہوتی ہے سوشل چینج کی، مطلب جو ابھی ماڈرن ایج چل رہی ہے اسی میں یہ بیسک کنسیپٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر ہے کہ اسپائریشن کے اوپر امبیرسز ہوتے ہیں، کہ مطلب جب انسان کے پاس اتنی فریڈم ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اوبویسلی اس کے پاس اس کو پھر امبیرس بھی اتنا ہی ہونا، امبریس بھی اتنا ہی ہونا پڑے گا نا، کہ جو زیادہ اس کا فوکس ہوگا وہ اچیومنٹ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس نے سوشل پوزیشن کا بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کو یہ میرٹ پہ بیس کرتی ہے لیکن یہ برتھ پہ نہیں کرتی، مطلب آپ کی جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے وہ آپ کا میرٹ، آپ کی اچیومنٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ آپ کا جو اچیوڈ سٹیٹس ہوگا، آپ کی پوزیشن، سوشل پوزیشن اس پہ بیس کرے گی کہ آپ نے کس طرح سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے، سوسائٹی آپ کو کس طرح ریکوگنائز کرے گی۔ جو آپ کا برتھ ہے، مطلب جو آپ کی کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ریلیجن ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا آپ کے سوشل سٹیٹس میں۔ نیکسٹ اس کے بیسک کنٹینٹس اور فردر بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا جو مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ فارمز آف فریڈم، مطلب فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف چوائس کو انہوں نے اپنا میجر اسفیئر بنایا تھا کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ پھر نیکسٹ بتایا گیا ہے کہ کن کن سوشل انسٹیٹیوشنز میں فریڈم آ گئی تھی۔ اکنامیکل فریڈم تھی ہمارے پاس، پولیٹیکل فریڈم تھی اور ریلیجیس فریڈم تھی۔ مطلب ریلیجیس فریڈم اس طرح تھی کہ آپ کسی بھی مذہب کو، دنیا کو کہیں بھی فالو کر سکتے ہو، آپ کسی بھی مذہب پہ کھل کے بات کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل فریڈم کیسے تھی کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہو، مطلب اپنے کنٹری میں آپ کسی بھی لیڈر کو سپورٹ کر سکتے ہو، آپ کسی بھی اپوزٹ لیڈر کے خلاف کچھ بھی جا کے میڈیا پہ کہہ سکتے ہو، یہ ہمارے پاس پولیٹیکل فریڈم تھی۔ اکنامک فریڈم یہ تھی کہ آپ کے پاس فیلڈز، کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی تھی، ماڈرنٹی آ گئی تھی، اس کے ساتھ ہمارے پاس فیلڈز بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے بیسکلی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی 16 اور 17 سینچری سے پہلے کہ انجینئرنگ، میڈیکل، اتنی انسان کے پاس چوائسیز ہوں جتنی اب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی فریڈم تھی کہ وہ کوئی بھی اپنا جو پروفیشن ہے وہ فریڈم کے ساتھ چوز کر سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لیبرل اپروچ تھی ایکویلٹی کی، اس کا کیا مین کنسرن تھا۔ جو جینڈر اسٹڈیز کی فرسٹ کلاس تھی اس میں نے آپ کو ایکویلٹی اور ایکویٹی پڑھایا تھا۔ ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب کو ایک جیسے رائٹس دو گے، ٹھیک ہے۔ ایکویلٹی ہوتا ہے، ایکویلٹی کی جو اپرچونٹی ماڈل ہوتی ہے اس میں اس نے فوکس کیا تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم ہوتی ہے ایجوکیشن کو لے کے بھی اور کریئر کو لے کے بھی، نو میٹر آپ کا جینڈر کیا، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں یا آپ ٹرانسجینڈر ہیں، آپ کے پاس رائٹس ایکول ہوں گے۔ پاکستان میں تو اب ٹرانسجینڈرز پہ کام کرنا شروع کیا، لیکن ویسٹ میں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں ٹرانسجینڈر پہ 18 سینچری سے ہی ان کے پاس یہ فریڈم تھی کہ وہ کوئی بھی سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی پروفیشنل کریئر کو وہ اپنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیول پہ ایسے لیول کی ضرورت تھی کہ ہر ایک کو
इक्वल एक्सेस मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। लीगल और सोशल बैरियर्स थे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में, वो कोई भी नहीं थे, क्योंकि हमने जेंडर के डिफरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि मेल और फीमेल एक ही स्टेज पे खड़े हैं, एक जैसा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, एक जैसी फील्ड को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें कोई वो मेन डिफरेंस नहीं होगा कि मेल को ज़्यादा सुपीरियर सब्जेक्ट या सुपीरियर फील्ड मिलेगी जबकि फ़ीमेल को इन्फीरियर। एजुकेशन जो थी वो हायरिंग थी और प्रमोशन थी, वो आपके अचीवमेंट पे बेस करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिबरलिज़म है उसका मतलब है कि हमने मॉडर्निटी को अपनाना है, उसमें हमने अचीवमेंट्स पे बात करनी है। हमने अपने फोर फादर्स के जो उनकी कास्ट है, जो उनका सोशल पोजीशन है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि हम तो अपने ऊपर बात कर रहे हैं। हमने देखना है कि मॉडर्निटी क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वही हमारा सोशल स्टेटस है। नेक्स्ट फिर बताया जा रहा है कि इसकी 3 स्टेजेस थी लिबरलिज़म की। जो फर्स्ट वाली थी वो क्लासिकल थी, ये 16th सेंचुरी में क्लासिकल स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या होना शुरू हुआ था कि इसकी जो स्टार्ट थी, इसमें जो क्लासेस थी वो मेरिसेंटिज्म के ख़िलाफ़ थी, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम था इंडस्ट्री पे भी और कॉमर्स पे भी, मतलब लोग खुद मुख्तार थे। नेक्स्ट उसने एडम स्मिथ ने बताया है कि जो फ्री मार्केट आइडियोलॉजी थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी एडम स्मिथ ने। फ्री मार्केट आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे अभी हमारी मार्केट में वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के जो रेट लिस्ट है ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस फ्रूट का क्या प्राइस होगी, किस वेजिटेबल की क्या प्राइस होगी। इवन जब हमारे पास बेसिक हमारी राइस की फसल आती है तो भी वो गवर्नमेंट ही रेट उसका बताती है सारे फार्मर्स को। तो उसमें एडम स्मिथ ने कहा था कि इसने फ्री मार्केट आइडियोलॉजी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मार्केट में। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसमें मोनार्की के ख़िलाफ़ बहुत इन्होंने काम किया था लिबरलिज़म की फ़र्स्ट स्टेज में, ख़ास तौर पे फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट इसका बताया जा रहा है कि जो बेसिकली मॉडर्न लिबरलिज़म था वो इसकी सेकंड इसकी वेव थी और ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। 20th सेंचुरी में क्या था, एक तो मॉडर्निटी ज़्यादा आ गई थी और ऊपर से जो क्लासिकल लिबरलिज़म था उस पर बहुत से क्रिटिक लोग करना शुरू कर दिया था, उसको बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो क्लासिकल लिबरलिज़म के अंडर ही ये जो सेकंड हमारा मॉडर्न लिबरलिज़म था ये स्टार्ट हुआ था। इसमें जो हमारे पास मेन सेंटर था वो था कुछ लोगों के हाथों में। ठीक है, कुछ लोग गवर्नमेंट को, सारे कंट्री को रूल कर रहे थे। जो एलीट क्लास थी, जो अपर क्लास थी, उनका कंट्रोल था गवर्नमेंट पे भी और रिसोर्सेज पे भी और फैक्ट्रीज पे भी। इसमें जो लार्ज पॉपुलेशन थी लोगों की, वो अर्बन एरियाज़ के इर्द गिर्द घूम रही थी। मतलब चाहे लोग गरीब भी थे लेकिन फिर भी वो अर्बन एरियाज़ में रहना प्रेफर करते थे। जो मॉडर्न लिबरलिज़म था उसने अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट को कि वो अपनी इंटरफेरेंस को एक लिमिट कर दें, मार्केट में भी, सोशल सिक्योरिटी में भी, रेगुलेशंस में भी। मतलब मीडिया जो हमारा था वो इसी मीडिया जो हम इतनी मीडिया को इतनी फ्रीडम हुई थी वो इसी टाइम में हुई थी, इसी वेव में हुई थी कि गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादातर जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता जा रहा था। नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे उनको इक्वलाइज किया गया था, मतलब सिविल राइट्स आ गए थे कि आपके राइट्स आपको आपका जेंडर देख के नहीं मिलेंगे, बल्कि हर इंसान को, हर जेंडर को एक जैसे राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें कंटिन्यूड की हुई हैं कि इसमें अफर्मेटिव एक्शन होना शुरू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो इस पे काम किया था, ये वावा एक इनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बहुत सी जो इसकी मूवमेंट थी उसको रन किया था कि औरत को ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए। औरत के पास मेन डिसीजन पावर, मेकिंग डिसीजन पावर की मेन जो ताकत है वो औरत के पास होनी चाहिए। फिर प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन आ गई थी कि जो लॉ थे
वो उन्होंने उनको प्रोहिबिट कर दिया था, उसको रोक दिया था कि वुमेन है वो डेंजरस जॉब में काम नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो हमारी जो हमारी औरतें हैं अभी तो पायलट और कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं इनमें ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन इस क्लासिकल में मॉडर्न में उन्होंने औरत को लिमिट कर दिया था कि जो ज़्यादा डेंजरस प्रोफेशंस हैं जैसे फायर ब्रिगेड है, एक बहुत डेंजरस प्रोफेशन है, उसमें औरत को लिमिट कर दिया था कि वुमेन उसमें उस फील्ड में नहीं आएगी। नेक्स्ट लेबर रेगुलेशंस थी कि जो औरत है या मर्द है, औरत को कम पे का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया था। औरत हो या मर्द हो, एक तो आपकी जो आपकी वेजेस आपकी इनकम है वो आपको एक जैसे मिलेगी, एक जैसे टाइम पे आप काम करेंगे और सेफ इन्वायरमेंट दोनों को मिलेगा, मैन को भी और वुमेन को भी। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इस जो हमारी इनलाइटमेंट आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ख़ासतौर पे अमेरिका और यूरोप में, इससे क्या हुआ था कि जो और मर्द था उसके पास जो राइट्स थे वो कम हो गए थे, ठीक है। और जो क्या हुआ था कि जो मर्चेंट क्लास थी, मिडिल क्लास थी, नोबिलिटी थी, उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था एज़ कम्पेयर टू अदर्स के, क्योंकि कोई भी जब चेंज आता है, वो चाहे कोई सा भी चेंज हो, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनाते हैं क्योंकि उनको अपनाना पड़ता है। एलीट क्लास के पास इतने पैसे होते हैं कि वो जो चेंज आता है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है। और जो पुअर लोग होते हैं उनके पास इतने चांसेस ही नहीं होते, उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो उस चेंज को फॉलो कर सकें। लेकिन जो मेन जो मिडिल क्लास होती है उनको वो फॉलो करना पड़ता है क्योंकि उनका जो मेन कंसर्न होता है वो एजुकेशन पे होता है। तो उनको अपने आप को जॉब लेने के लिए, एजुकेट करने के लिए उनको उस चेंज को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट बता रहा है कि जो रेशियल माइनॉरिटीज़ थी, माइनॉरिटीज़ हमारे पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट नहीं करती, ख़ासतौर पर रेशियल माइनॉरिटीज़ ये अमेरिका और यूरोप में एग्जिस्ट करती हैं कि जो काले और गोरे में जो औरत है उसमें से औरत को निकाल दिया जाएगा। औरत का अगर रेस काला है या गोरा है उसको राइट्स इक्वली मिलेंगे। इनका ये मेन कंसर्न था। नेक्स्ट भी बताया जा रहा है कि जो लिबरल फेमिनिज्म था वो एक राइट बेस्ड मूवमेंट थी कि इसने औरतों के ज़्यादा हकूक़ पे काम किया था, इसने इक्वलिटी पे काम किया था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल मिलनी चाहिए। इसकी जो फर्स्ट वेव थी वो 18 सेंचुरीज़ में आई थी। नेक्स्ट इसने एक्सटेंड कर दिए थे राइट्स को, ख़ास तौर पे वोट डालने का राइट आ गया था और प्रॉपर्टी का राइट आ गया था वुमेन्स के पास। फिर नेक्स्ट बताया जाए कि अमेंडमेंट्स हुई थी जो 19th सेंचुरी में 1920 में मेन अमेंडमेंट्स हुई थी, उसमें जो फोकस था वो सोशल रिफॉर्म्स पे हुआ था कि सोशली औरत को जो औरत के बारे में स्टीरियोटाइप्स बनाई जाती हैं, औरत को जो डिग्रेड किया जाता है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। सेकेंड वेव 1960 में आई थी, इसका जो मेन कंसर्न था वो डिस्क्रिमिनेशन थी, ख़ास तौर पे एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, अब ये जो लिबरल फेमिनिज्म की वेव्स है ना, आपने इसमें ये फोकस करना है कि फर्स्ट वेव का जो मेन कंसर्न था वो क्या था। देखिए जो फर्स्ट वेव थी ना लिबरल फेमिनिज्म की, उसका जो मेन कंसर्न था वो ये था कि औरत को प्रॉपर्टी में और वोटिंग में औरत को इक्वल राइट्स मिलें। जो सेकंड थी उसका मेन कंसर्न था कि औरत के पास एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल राइट्स हों। और फिर सेकंड नंबर पे कि रिप्रोडक्टिव राइट्स हों। जो सेकंड वेव थी उसने रिप्रोडक्शन के राइट्स पे फोकस किया था। फिर लिबरल फेमिनिज्म का बताया जा रहा है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, जो लिबरल फेमिनिज्म था, इसने देखा था कि जो सोशल पोजीशन है, जेंडर है, क्लास है, स्टेटस है, वो बायोलॉजिकली डिटरमिन नहीं होता बल्कि वो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, वो आपके सोशल जो आपके कस्टम्स होते हैं, जो आपकी लर्निंग होती है उसकी वजह से आपको मिलना चाहिए। इसमें आपके फोर फादर्स का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप मेरिट पे काम कर रहे होते हैं तो आप फोर फादर्स के सोशल स्टेटस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आपका जो मेन फोकस होता है वो आपके इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स पे होता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, ये इसको सबको कंक्लूड किया है कि ये एक
ایسی اپروچ تھی جس نے سوشل لرننگ خاص طور پہ کانشیسنس پہ فوکس کیا تھا کہ عورت میں ایک کانشیسنس آ گئی تھی کہ کیسے وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے، کیسے اس کے سوشل رولز چینج ہو سکتے ہیں، گرلز کیسے نان ٹریڈیشنل رولز کو فالو کر سکتی ہیں، لیگل ریفارم آئی تھی کہ عورت کے پاس پراپرٹی میں رائٹ آ گیا تھا، ووٹ کاسٹ کرنے میں رائٹ آ گیا تھا۔ نیکسٹ اس نے پہلے بھی پیچھے ذکر ہوا کہ ریموو کر دیا تھا سوشل بیریئرز کو جو اکنامیکل اور ایجوکیشن میں آ رہے تھے، اور ایکسٹینڈ کر دیا تھا عورت کے رائٹس کو۔ اس پہ کرٹیک یہ ہوا تھا کہ اس نے ریس اور کلاس کی انیکویلٹیز پہ اوور لک کیا تھا۔ مطلب جو وائٹ ہیں امریکن اور یورپین میں، ان کا جو مین کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں۔ انہوں نے اس پہ کرٹیک کرنا شروع کر دیا تھا کہ چاہے میل ہے فیمیل ہے، اگر وہ بلیکش ہے، اگر اس کی ریس بلیک ہے تو اسے رائٹس نہیں ملنے چاہیے۔ اس نے ایمفاسائز کیا تھا چینجنگ سسٹم کو، کہ سسٹم کو چینج ہو جانا چاہیے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ۔ پھر نیکسٹ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن پہ فوکس نہیں کیا تھا کہ عورت کو جو ڈیفرنٹ طریقے سے ہراس کیا جاتا ہے، جو سیکسولی ابیوز کیا جاتا ہے، اس پہ انہوں نے کوئی فوکس نہیں کیا تھا، زیادہ ان کا جو فوکس تھا وہ رائٹس پہ تھا۔ نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انڈیویجول کے فوکس پہ رائٹ کیا تھا، اس کو اوور لک کیا تھا جو لوگوں کے درمیان تھا، ان کا کولیکٹیوٹسٹ فوکس تھا، انڈیویجول فوکس نہیں تھا۔ تو یہ آج کی لبرل فیمنزم کی کلاس تھی، ہوپ سو گائز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم ریڈیکل فیمنزم پڑھیں گے، آپ اس کو آج اوور لک ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا مجھ سے کل آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن ہو، کسی کو کوئی کوشچن کچھ سمجھ نہ آیا ہو؟ اوکے بیٹا، کل پھر جینڈر اسٹڈیز کی کلاس ہے، اس میں ہم لبرل ریڈیکل فیمنزم کو کور کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔